नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष की छात्राओं के लिए तुलनात्मक शासन एवं राजनीति के प्रश्न पत्र में दूसरी इकाई में चीन के संविधान की विशेषताओं के पहले हमें ये जानना जरूरी है कि चीन की सामाजिक और आर्थिक आधार क्या है। आपने ये थोड़े से पहले वीडियो में मैंने बताया था कि हम इस यूनिट में 5 प्रमुख देशों के संविधान की विशेषताओं को पढ़ेंगे। ब्रिटेन को समझ लिया है, अमेरिका को समझ लिया है। आज हम चीन के सामाजिक आर्थिक आधार को समझेंगे। चीन के बारे में नेपोलियन बोनापार्ट ने ये कहा था कि वह एक सोया हुआ दानव है, उसे सोने दो, क्योंकि जब वह जागेगा तो संसार को हिला देगा। नेपोलियन की मृत्यु के बाद 1 सदी के बाद चीन अपनी सुप्तावस्था से जागने लगा और यह नितांत सत्य है कि उसके जागरण ने विश्व को एक बारगी हिला दिया है। इस कोटेशन से हमें समझना चाहिए कि चीन एक ऐसा देश है जिसने पूरी दुनिया को आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से इतना सुदृढ़ होने के कारण उसने एक बारगी पूरे विश्व को हिला दिया है। चीन एशिया महाद्वीप में एक प्रमुख देश माना जाता है, जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। और चीन में चीन में एक बहुजातीय देश माना जाता है, जिसमें हान या चीनी जाति की संख्या अधिक है। इसके अलावा चीन में साक्षरता की दर काफ़ी अच्छी है, कृषि पर आधारित है। 75% जो है वो जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। और इसके अलावा वहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया गया है, साम्यवादी दल की महत्ता को अपनाया गया है। और चीन की जो आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक प्रगति है, वो बहुत तेज़ी से 1949 के साम्यवादी क्रांति के उपरांत हुई थी। चीन की सामाजिक व्यवस्था में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि चीन की जो सामाजिक व्यवस्था है वो जो व्यवस्था है वो लेनिन और मार्क्स के विचारों से प्रभावित है। चीन में कन्फ्यूशियस नामक एक दार्शनिक, बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक हुए थे। उसका धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक दर्शन पर बहुत अधिक उनका प्रभाव है। इसके अलावा जो मार्क्स और लेनिन है उनका भी बहुत प्रभाव है। और साम्यवादी क्रांति जो 1949 में हुई थी, उसमें जो माओ त्से तुंग के नेतृत्व में जो साम्यवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया था, उनका भी बहुत अधिक प्रभाव है। तो इस प्रकार से जो चीन की सामाजिक व्यवस्था है उसमें जो हम चीज़ें देखते हैं उनका एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। विविध राष्ट्रीयताएं, चीन में अनेक राष्ट्रीयताएं हैं और उनमें से 94% के लगभग हान जाति के यानी चीनी जाति है। इसके अलावा चीन में चुआंग, हुई, मंगोल, तिब्बती, मांचू और थाई, कोरियाई जातियां भी रहती है। और यहाँ के जो लोग हैं वो कन्फ्यूशियस के विचारों से बहुत प्रभावित है। और जो चीन के संविधान में सभी जातियों को सांस्कृतिक स्वायत्तता भी दी गई है। वहाँ पर दूसरी जो विशेषता है सामाजिक स्थिति में परिवार की स्थिति में पुरुष प्रधान समाज माना जाता है। और क्रांति के पूर्व यही स्थिति थी कि वहाँ पर जो परिवार में वृद्ध व्यक्ति होते थे वो परिवार का संरक्षक या मुखिया होता था। उस समय स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक नहीं थी, लेकिन क्रांति के उपरांत स्त्रियों को भी पुरुषों के बराबर दर्जा दे दिया गया है और उनको समान अवसर प्राप्त है। इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था, पूर्व में चीन की जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था है उसके अंतर्गत केवल धनी वर्ग के लोग ही शिक्षा प्राप्त करते थे, निर्धन लोगों को इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन 1949 में चीन की क्रांति के पश्चात शिक्षा के विकास हेतु बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रयास किए गए और आज जो है चीन की अधिकांश जनता काफ़ी साक्षर है।
सांस्कृतिक जीवन, चीन का जो संविधान का मुख्य लक्ष्य जो है वो जनता का सांस्कृतिक व शैक्षणिक विकास करना है। वहाँ पर अनेक त्योहारों को मनाया जाता है और लोग बहुत ही उल्लास से विभिन्न त्योहारों को मनाते हैं और कई बार जो उनकी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में उनको बहुत महत्ता देते हैं वहाँ के लोग। और इस प्रकार से जो जैसे मजदूर दिवस है, अक्टूबर दिवस है, जो नव वर्ष है, इस प्रकार के त्योहारों को एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। वहाँ पर सामाजिक व्यवस्था में सेना की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। लुसियन पाई ने इसमें लिखा था कि विश्व के अन्य किसी भी देश में सैनिकों ने इतने लंबे समय तक राजनीति को इतने अधिक रूप में प्रभावित नहीं किया जितना कि चीन ने किया। यानी कि चीन में सेना की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस प्रकार से हम वहाँ की सामाजिक व्यवस्था में देखते हैं कि काफ़ी विभिन्नताएं हैं, राष्ट्रीयता में विविधता है, परिवार की स्थिति देखी, शिक्षा की स्थिति देखी, सांस्कृतिक जीवन की झलक देखी और अंत में सेना की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया है। अब हम देखते हैं आर्थिक व्यवस्था वहाँ पर कैसी है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था से बाजार अर्थव्यवस्था की दिशा में किस प्रकार से चीन अग्रसर हुआ, हम देखते हैं। जो साम्यवादी क्रांति हुई थी उसके पूर्व ये जो व्यवस्था थी समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था और यहाँ पर राज्य के स्वामित्व और नियंत्रण को स्वीकार किया गया था। लेकिन ये राज्य की समूची अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित हो जाने के कारण वहाँ पर काफ़ी अव्यवस्थाएं हुई, आर्थिक दुर्दशा हुई। तो इसको ख़त्म करने के लिए और उत्पादन में जो भारी गिरावट आई उसको ख़त्म करते हुए वहाँ पर जो है एक क्रांति के द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाकर चीन ने बहुत तेज़ी से अपना आर्थिक विकास किया है और आज बहुत ही संपन्न राष्ट्र की श्रेणी में चाइना आता है। दूसरा है कृषि का विकास। साम्यवादी क्रांति से पूर्व चीन की कृषि की स्थिति अच्छी नहीं थी, काफ़ी दयनीय थी। लेकिन साम्यवादी क्रांति के उपरांत इस प्रकार भूमि सुधार और उत्पादन वृद्धि के काफ़ी प्रयास किए गए और आज काफ़ी हद तक 75% जनसंख्या कृषि पर वहाँ पर आधारित है। उद्योग की स्थिति देखें तो वो भी साम्यवादी क्रांति से पूर्व दयनीय थी। चीन के कारखानों में बहुत पिछड़े हुए थे और भारी उद्योगों का योगदान नहीं के बराबर था। लेकिन क्रांति के पश्चात जो है सरकार में अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए उद्योगों को बहुत ही प्रोत्साहन दिया गया और बिजली, मशीन, पेट्रोलियम जैसे उद्योगों को बढ़ावा मिला और आज काफ़ी हद तक आधुनिक तकनीक को अपना लिया गया है। ट्रेड यूनियन, चीन में ये बहुत बड़ी विशेषता है कि ट्रेड यूनियन का प्रचार साधन के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। ये ट्रेड यूनियन मजदूरों एवं दल के बीच एक कड़ी का काम करते हैं और उनके मध्य समन्वय बनाए रखते हैं। विदेशी व्यापार, चीन विदेशों के साथ व्यापार को अच्छा नहीं मानते थे और आत्मनिर्भरता उनकी प्रमुख विशेषता रही है और पिछले अनेक वर्षों तक चीन में केवल आंतरिक व्यापार होता था। लेकिन धीरे धीरे यूरोप, जापान तथा विश्व के अन्य देशों में आर्थिक विकास का प्रभाव बहुत अधिक पड़ा और चीन पर पड़ा और अपनी नीति बदलनी पड़ी और विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान काफ़ी हद तक व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ किया गया, उत्पादन में भी तेजी से वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि चीन आर्थिक क्षेत्र में उदार है, लेकिन वह राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में कभी भी उदारीकरण या प्रजातंत्र को स्वीकार कर लेना यह एक संदेहास्पद स्थिति है। धन्यवाद।